हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 21। हमारा टॉपिक रहेगा अधिगम की कठिनाइयाँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और ये सबसे आसान ट्रिक है इस क्लास में आपकी। आपको सिर्फ क्लास के अंदर ही अधिगम की कठिनाइयाँ जो हैं वो याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। आपको बस उसके बाद एग्ज़ाम तब आएगा तभी एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा टॉपिक है अधिगम की कठिनाइयाँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट। तो इसको ध्यान से पढ़ना। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक में आता है अधिगम की कठिनाई। में टॉपिक में हमारा सबसे पहले आता है कि हमें पता होना चाहिए कि अधिगम की कठिनाइयाँ या फिर अधिगम अक्षमता होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ है लिखा है, यह वंशानुक्रम वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली अक्षमता है। ठीक है, अधिगम की जो कठिनाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली क्या हैं? एक तरह से अक्षमताएं हैं जो अधिगम करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न करती हैं, जो सीखने में या फिर अधिगम करने में क्या करती हैं? कठिनाइयाँ करती हैं। और ये किस चीज़ से उत्पन्न होती हैं? आपकी वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव से ये उत्पन्न होती हैं। ओके, क्लियर हुआ आपको? आगे आता है, इसी में आपका आगे आता है प्रयोग। तो आपका जो अधिगम अक्षमता शब्द जो है, इसका जो प्रयोग किया था सबसे पहले किस में किया था? 1963 सन में किया गया था। ठीक है, अधिगम अक्षमता शब्द का जो किसका शब्द का अधिगम अक्षमता जो शब्द है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो 1963 में किया था। और किसने किया था इसको? सैमुअल कीकर्क, इसने किया था। ठीक है, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं से भी, एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको थोड़ा डिटेल इसकी पता होनी चाहिए। ओके, तो जो अधिगम अक्षमता है, इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो 1963 में सैमुअल कीकर्क ने किया था। क्लियर? नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट लिख लेना। आगे आपका है कि अधिगम अक्षमता का जो अर्थ होता है, अर्थ इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि वाक, भाषा, पठन, लेखन, अंकगणितीय प्रक्रिया में से किसी एक या अधिक प्रक्रिया में विकृति से है। ठीक है, कि जो अधिगम अक्षमता है उसका तात्पर्य जो है या फिर उसका अर्थ क्या है कि वाक में या फिर भाषा में या फिर पठन में या लेखन में या अंकगणित में की प्रक्रिया में से किसी भी एक में या फिर एक से अधिक प्रक्रिया में क्या होती है? विकृति होने से है। ठीक है, इसका जो मीनिंग है। अब इसका शाब्दिक अर्थ आता है कि इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या होता है? शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? तो सीखने की क्षमता की कठिनाई अनुपस्थिति से है। ठीक है, सीखने की क्षमता की जो कठिनाइयाँ या फिर अनुपस्थिति से है अधिगम अक्षमता का शाब्दिक अर्थ। क्वेश्चन आ जाएगा कि अधिगम अक्षमता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सीखने की क्षमता में कठिनाई या फिर सीखने की क्षमता में अनुपस्थिति। क्लियर? नेक्स्ट इसमें आगे नोट करके लिखना ही थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको लिखना नोट करके, ऐसी अक्षमताएं जो DYS से स्टार्ट या शुरू होती हैं उनमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपकी बहुत सारी वो हैं क्षमताएं हैं, डिसलेक्सिया, ग्राफिया और एलेक्सिया, एप्रेक्सिया, मतलब बहुत सारी हैं क्षमताएं, लेकिन जिनकी स्टार्टिंग आपकी DYS से शुरू होती है उनमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन जो अन्य हैं उनमें सुधार करना असंभव है। क्लियर? तो इसको नोट करके लिख लेना आप। ओके, तो क्लियर हो गया कि अधिगम जो अक्षमता है, अधिगम की कठिनाइयाँ हैं,
वो होती क्या है। एक दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन या कुछ भी, तो आप इसको एक बार नोट कर लेना ताकि आपको याद रहे। वे बालक जो पढ़ने लिखने मौखिक अभिव्यक्ति या तर्क शक्ति को समझने में कमज़ोर होते हैं वे अधिगम अक्षमता बालक या वे अधिगम अक्षमता युक्त बालक कहलाते हैं। ठीक है, वे अधिगम अक्षमता युक्त बालक कहलाते हैं। ठीक है, कि वे बालक जो पढ़ने लिखने मौखिक या अभिव्यक्ति या फिर तर्क शक्ति को समझने में कमज़ोर होते हैं वे अधिगम अक्षमता युक्त बालक कहलाते हैं। क्लियर हुआ आपको कि अधिगम अक्षमता युक्त बालक कौन होते हैं। तो आगे इसमें आता है अब आपका नेक्स्ट हेडिंग आती है अधिगम अक्षमता के प्रकार, कि जो अधिगम अक्षमता वाले जो बालक होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं कि कौन कौन से बालक होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो जिसमें हमारा फर्स्ट है हमारा मौखिक रूप से। ठीक है, मौखिक रूप से अक्षमता वाले जो बालक होते हैं या मौखिक दृष्टि से जो अधिगम अक्षमता वाले बालक होते हैं उनको उनके जो टाइप्स हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो मौखिक दृष्टि से क्या है आपका, मौखिक दृष्टि से आता है अफेजिया और डिफेजिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पढ़ने की अक्षमता, तो उसमें कौन कौन से आते हैं आपके, एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। ठीक है, थर्ड आता है आपका लिखने में अक्षमता, इसमें आते हैं आपके एग्राफिया, एप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया, लिखने में जो अक्षमता वाले बालक होते हैं। और लास्ट है आपका गणित की अक्षमता वाले बालक, तो इसके अंदर आपके आते हैं इसके अंतर्गत आपके आते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो इसमें क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि मौखिक दृष्टि से जो अधिगम अक्षमता वाले बालक होते हैं वो कौन से होते हैं। तो आ जाएगा डिसलेक्सिया, एग्राफिया, डिसकैलकुलिया और आ जाएगा एक अफेजिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, अफेजिया होगा, क्योंकि मौखिक रूप से पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे देगा, आपको ये तीनों दे देगा और एक दे देगा इसमें डिसलेक्सिया। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इसमें लिखने की अक्षमता या लिखने की दृष्टि से अक्षमता वाले बालक कौन सा है, कौन सा नहीं है, सॉरी। तो ये तीनों तो हैं लेकिन ये वाला नहीं है, तो करेक्ट आंसर हुआ ये वाला। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये जो बालक होते हैं अफेजिया, डिसलेक्सिया, इसके अंदर इनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये डिसलेक्सिया बालक है, ये डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये नोट करना कि शॉर्ट में तो मैंने यही बता दिया। टाइम ना हो, जल्दी से रिवीजन करना हो तो आप इसको पढ़ के चले जाना, आपके जो क्वेश्चन है करेक्ट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है मौखिक रूप से अक्षमता जो बालक होते हैं, उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है अफेजिया। क्या आता है, अफेजिया। तो
तो यह भाषा संबंधी विकार है। जो अफेजिया है वो क्या है आपका, ये एक तरह से भाषा संबंधी क्या है, विकार है, जिसमें बालक अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है, छात्र होता है, स्टूडेंट होता है, वो अपने विचार, जो उनके थॉट होते हैं, उनको व्यक्त नहीं कर पाता, वो किसी से नहीं कह पाता, उसका संप्रेषण कौशल बहुत कम होता है। ठीक है, जो अफेजिया वाला बालक होता है उसका जो संप्रेषण कौशल होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ये बालक अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और भाषा संबंधी एक तरह से विकार होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता सकते हैं इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि एक अध्यापक से बालक कुछ नहीं बोल पाता। क्लास में क्या होता है, कभी कभी बच्चा भाषा संबंधी विकार के कारण अपने टीचर से वो कुछ भी नहीं बोल पाता। अगर उसको कुछ पूछना है, बोलना है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है, वो उनसे नहीं बोल पाता। तो ये आता है आपका अफेजिया के अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आता है इसी में मौखिक रूप में आपका सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है वाक अक्षमता। इससे ग्रसित बालक विचार की अभिव्यक्ति के समय कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, इसका कारण ब्रेन में क्षति को माना गया है या माना जाता है। जो डिफेजिया जो बच्चे होते हैं वो वाक में, ठीक है, बोलने में, वाक में अक्षमता, इससे ग्रसित बालक विचार की अभिव्यक्ति के समय कठिनाइयों को महसूस करते हैं। मीन्स वो कुछ तब वाक करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उनको क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ की, तब वो अभिव्यक्ति करते हैं, फील करते हैं, वो महसूस करते हैं। तो इसका जो कारण होता है वो ब्रेन में क्षति को माना गया है। क्लियर। ओके, हम आगे करते हैं। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा पठन रूप से अक्षमता वाले बालक। ठीक है, तो पठन रूप से जो अक्षमता वाले बालक होते हैं उसमें हमारा फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी एलेक्सिया। क्या आती है, एलेक्सिया। तो एलेक्सिया बच्चे वो बालक होते हैं जो पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो पढ़ने की शक्ति होती है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे आपका आता है डिसलेक्सिया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार, तो ये आप इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लेना। तो इसमें आपका आता है डिसलेक्सिया। 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने इसे पहचाना। ठीक है, डिसलेक्सिया इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको किसने पहचाना या किसने इसको ये नाम दिया, तो ये थोड़ा आपका डिटेल में रहेगा, बट आप का इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं और ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, डिसलेक्सिया में क्या है इसको ध्यान से देखना। डिसलेक्सिया जो है 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने इसे क्या करा था, पहचाना था, तथा एडोल्फ बर्लिंग ने 1887 में इसे डिसलेक्सिया शब्द या फिर अंधता नाम दिया था। ठीक है, डिसलेक्सिया जो शब्द है वो किसने दिया था, डिसलेक्सिया जो शब्द है वो किसने दिया था, वो दिया था रुडोल्फ बर्लिंग ने दिया था, 1887 में। ठीक है, किस में दिया था, 1887 में दिया था इसे, किस चीज़ का नाम, डिसलेक्सिया का नाम। ठीक है, और इसको पहचाना किसने था, जो पहचान की थी वो किसने की थी, पहचान 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने इसको क्या करा था, पहचाना था। तो ये आपके क्या हैं, दोनों इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक, आगे इसमें आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मस्तिष्क के बाएं शंखपाली में क्षति से उत्पन्न स्थिति है। कि डिसलेक्सिया क्या होता है आपका, जो पढ़ने में विकार होता है वो मस्तिष्क में, तुम्हारे दिमाग में मस्तिष्क के बाईं ओर जो शंखपाली होती है उसमें अगर क्षति हो जाती है तो उस चीज़ से वो उत्पन्न होती है, उसकी उत्पन्न होने की स्थिति उसमें होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन बन के आते हैं कि इसकी जो पहचान किसने की थी, इसको नाम किसने दिया था डिसलेक्सिया, और ये मस्तिष्क के कौन सी ओर पाई जाती है,
डिसलेक्सिया किसके वजह से उत्पन्न होती है? शंखपाली में क्षति से उत्पन्न होती है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी के जो लक्षण हैं आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनि नहीं सीख पाना, स्वर वर्णों का लोप होना या शब्दों को उल्टा पढ़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल है आपका मान को नाम पढ़ना, उल्टा पढ़ते हैं वो शब्दों को, ठीक है। और समान उच्चारण ध्वनि को पहचान ना पाना, कि जो समान उच्चारण वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उनको नहीं पहचान पाते ये। मान को नाम पढ़ते हैं, ध्वनि ये क्या है इसमें नहीं सीख पाते, स्वरों का वर्णों का क्या हो जाता है? लोप कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके लक्षण हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए डिसलेक्सिया के बारे में, इम्पोर्टेंट है आपका, ओके। नेक्स्ट आपका आता है लिखने की अक्षमता। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग रहेगी वो क्या है? लिखने की अक्षमता वाले बालक, जिसमें हमारा फर्स्ट हेडिंग आती है, इसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है एग्राफिया, ठीक है। तो यह एक सीधी लाइन में नहीं लिख पाते, कि जो बच्चे होते हैं एग्राफिया लिखने का होता है, कि जो लिखने में अक्षमता होते हैं, लेकिन एग्राफिया के अंदर आते कौन बालक है? कि जो एक सीधी लाइन में नहीं लिख पाते, वो जो होते हैं वो क्या होते हैं? एग्राफिया बालक के, एग्राफिया जो है इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे आपका इसी में आता है इसी में आपका सेकेंड पॉइंट आता है एप्रेक्सिया, ठीक है। तो एप्रेक्सिया बालक कौन से होते हैं? कि शारीरिक विकार जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशल जैसे लेखन नहीं कर पाना, यह हाथ आँखों में समन्वय नहीं स्थापित कर पाते, यह तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इसमें क्या होता है आपका जो एप्रेक्सिया होता है, इसमें जो होता है वो शारीरिक विकार होता है। कौन सा विकार होता है? शारीरिक विकार होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति की जो मांसपेशियां हैं वो संचालन से संबंधित क्या होते हैं? सूक्ष्म गति कौशल के कारण क्या है? लेखन नहीं कर पाते, कि वो बच्चा क्या है? वो लेखन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो उसका हाथ है, जो हैंड है, और जो उसके आँख का समन्वय है वो स्थापित नहीं होता, समन्वय नहीं स्थापित कर पाते वो। तो इसीलिए उनको क्या होता है? शारीरिक विकार होता है और वो लेखन नहीं कर पाते। क्लियर? नेक्स्ट इसी में आता है आपका थर्ड पॉइंट आता है डिस्ग्राफिया, जो आपका इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। लेखन विकृति लिखते समय स्वयं से बात करना या फिर अशुद्ध अनियमित आकार वाले अक्षर लिखना, ठीक है। लिखते समय क्या है? वो खुद से ही बात करते हैं या फिर लेखन की विकृति होती है इसमें, या अशुद्ध या अनियमित आकार वाले क्या करते हैं? अक्षर लिखते हैं। वो किसके अंदर आते हैं? आपके डिस्ग्राफिया के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 4 पॉइंट है इसी में डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में होता है लिखने व चित्रांकन में कठिनाई महसूस करते हैं। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है कि लिखने में और चित्रांकन दोनों में क्या करते हैं? कठिनाई महसूस करते हैं। तो डिस्प्रेक्सिया के अंदर वो बालक आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट है इसमें हमारा गणितीय रूपी अक्षमता वाले बालक, जिसमें हमारा आता है डिसकैलकुलिया, जो आपका इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये आया हुआ है आपका और आगे भी आने की इसकी संभावना है, ठीक है। तो आपका आता है इसमें अंकों संख्या के अर्थ को समझने की अयोग्यता से लेकर
सूत्र व सिद्धांत के प्रयोग की अयोग्यता शामिल रहती है। डिस्कैल्कुलिया का जो प्रयोग किया जाता है वो मोस्टली अंकगणित में होता है, वह गणित से संबंधित एक तरह से विकार है ये। इसमें क्या होता है कि जो हमारे अंक होते हैं संख्या के अर्थ को समझने में अयोग्य से लेकर जो भी सूत्र है सिद्धांत है के प्रयोग करने की क्या होती है, अयोग्यता होती है। वो सूत्र को नहीं शामिल कर पाते, सिद्धांत को नहीं कर पाते, अंक संख्या इनके अर्थ मीनिंग सब में क्या होती है उनको प्रॉब्लम होती है, वो अयोग्य होते हैं एक तरीके से। कौन? जो आपके डिस्कैल्कुलिया बालक होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता सकते हैं, इसमें चिन्ह नहीं पहचानना, चिन्ह नहीं पहचान पाते हुए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड समथिंग। ओके, आगे है इसमें अंकगणितीय प्रक्रिया ना कर पाना, अंकगणितीय जो प्रक्रिया होती है उसको नहीं कर पाते। और इसका जो उपचार आता है वो आता है फ्लैश कार्ड या कंप्यूटर गेम्स का प्रयोग करना, कि जो डिस्कैल्कुलिया जो बालक होते हैं उनका अगर उपचार करना हो तो उसके लिए फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर गेम्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बालक क्या होते हैं, इनका उपचार का पता लग गया। तो ये हैं आपके अधिगम अक्षमता वाले बालक। ठीक है, तो यही था आपका, ये कंप्लीट हो गया कि हमने इसमें क्या बताया, अधिगम कठिनाई, इसका जो प्रयोग बताया जो आपका इम्पोर्टेंट है, प्रयोग बता देगी किसने इसका प्रयोग किया था, इसका मीनिंग, नेक्स्ट इसका पढ़ने से रिलेटेड, लिखने से रिलेटेड, आपके गणितीय रूप से रिलेटेड, इन सभी को हमने क्या है क्लियर किया है। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ओके, तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट इसके अंदर, जिसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेत्रहीन गूंगे बहरे किस श्रेणी में आते हैं, कि जो आपके नेत्रहीन बालक होते हैं, गूंगे बहरे बालक होते हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं आपके। तो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आता है शारीरिक दिव्यांगता, सेकंड मानसिक दिव्यांगता, थर्ड सामाजिक दिव्यांगता और फोर्थ उपयुक्त में से एक या एक से अधिक, और नेक्स्ट 5 ऑप्शन है इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर होगा शारीरिक दिव्यांगता। ठीक है, जो नेत्रहीन गूंगे बहरे होते हैं किस श्रेणी में आते हैं, ये आपके शारीरिक रूप से, जो शारीरिक होता है आपका फिजिकल होता है, इसके अंतर्गत आपके आते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बच्चे के क्षेत्र की पहचान करना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। कि जो विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी पहचान करना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए साधन प्रदान करना एक महत्वपूर्ण है। कमज़ोर, समावेशी, निपुण या फिर समस्यात्मक, कि बच्चे के कौन सा क्षेत्र, कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना या समावेशी की, निपुण की या समस्यात्मक की, जो विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बच्चे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें निपुण। क्या होगा आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निपुण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कमजोरी की वजह क्या है, निपुणता पर क्या करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि बाल विकास में सहायता के लिए एक सकारात्मक और सशक्त दृष्टिकोण क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, तो यह शिक्षकों को देखभाल करने वालों को मौजूद कौशल और क्षमताओं का लाभ उठाने और आगे विकास को बढ़ाने देने की क्या करता है, अनुमति देता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका निपुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्ग्राफिया लेखन एक है डैश है। तो फर्स्ट मनोवैज्ञानिक विकार जो ध्यान की कमी और आवेगपूर्ण व्यवहार की विशेषता है। सेकंड आता है
वाणी विकार जो हकलाने और अभिव्यक्ति त्रुटि से प्रकट होता है। थर्ड, चलन विकार की विशेषता संकल गति विकार है। या फिर तंत्रिका संबंधी विकार जिसमें अक्षर और आकार बनाने में परेशानी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था कि डिस्ग्राफिया लेखन जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, कौन से विकार से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो का आंसर होगा इसका तंत्रिका संबंधी विकार जिसमें अक्षर और आकार बनाने में क्या होती है, परेशानी होती है। ठीक है, कि डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि एक तंत्रिका संबंधी विकार माना जाता है जो लेखन क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है कि जो अक्षर होते हैं हमारे क्या होते हैं, इसमें जो अक्षर होते हैं ओके, और जो आकृति को बनाने में क्या होती है, अक्षर और जो आकार है उनको बनाने में क्या होती है, कठिनाई होती है, जिससे अक्सर लिखित कार्य तैयार करने में चुनौती आती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अक्षमता सामान्य किसमें पाई जाती है? अधिगम अक्षमता किसमें पाई जाती है? खासकर उन बच्चों में जिनमें सगे संबंधी को ऐसी समस्या हो। सेकंड, औसत से बेहतर आईक्यू वाले। सेकंड आता है औसत से बेहतर आईक्यू वाले बच्चे। थर्ड आता है लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक। फोर आता है शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में अधिक। या फिर खासकर उन बच्चों में जिनमें सगे संबंधी को ऐसी समस्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? गैस करो एनीवन, किसका जो आंसर है वो करेक्ट क्या होना चाहिए या फिर क्या इसका आंसर होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, फर्स्ट लाइन योगी में भी। तो इसमें आपका आंसर रहेगा खासकर उन बच्चों में जिनके सगे संबंधी को ऐसी होती है, समस्या होती है। मैंने बताया था कि वातावरण जो है, ठीक है, क्या बताया था मैंने कि जो वातावरण और वंशानुक्रम ये दो होते हैं, इनसे भी क्या होता है, इनसे अधिगम अक्षमता की जो विशेषता है या सामान्यता इन बच्चों में क्या है, पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा कि खासकर उन बच्चों में जिनके सगे संबंधी ऐसी समस्या से ग्रसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेल डैश पर आधारित है, बिंदु पर, रेखा पर, उभार पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बिंदु पर, कि जो ब्रेल है वो किस पर आधारित है, वो आपके बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है, बिंदु पर आधारित है। तो इसके बारे में थोड़ा पता भी होना चाहिए कि जो ब्रेल है इस प्रणाली की जो पहली बार जो ये ब्रेल है ये क्या है आपका, इस प्रणाली की सबसे पहली बार 1829 में लुई ब्रेल द्वारा विकसित की गई थी या फिर प्रस्तुत किया गया था। जो ब्रेल लिपि है, जो आपकी ब्रेल लिपि है, इसको 1829 में लुईस ब्रेल के द्वारा क्या गया था, विकसित किया गया था या फिर प्रस्तुत किया गया था। ये एक ऐसी लिपि है जिसमें मुख्य रूप से दृष्टि बाधित बच्चों के लिए विकसित किया गया है। कि ठीक है, किसके लिए विकसित किया गया था, जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनके लिए क्या किया गया था, विकसित किया गया था, ताकि वे कागज पर उत्कीर्ण अक्षरों को अपने हाथों से महसूस करके पढ़ सकें। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें यही होता है, इसका करेक्ट आंसर बिंदु इसलिए है क्योंकि जो दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं जिनको नहीं दिखाई देता, वो बिंदु को छूते हैं, जो बिंदु बने होते हैं, और अपने मन में ही क्या है, चित्र की कल्पना कर लेते हैं या फिर मन में एक छवि बना लेते हैं जो उनके पाठ या प्रतीक को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो आप ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, किसी से भी रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिगम विकलांग वाले व्यक्ति हैं,
एक विशेष क्षेत्र में गंभीर हानि नहीं हो सकती। उच्च कौशल का कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता। एक क्षेत्र और विशेष रूप से उच्च कौशल वाले क्षेत्र में गंभीर हानि हो सकती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा एक क्षेत्र और विशेष रूप से उच्च कौशल वाले क्षेत्र में गंभीर हानि हो सकती है। ये जो अधिगम विकलांगता वाले व्यक्ति में क्या हो सकता है कि एक क्षेत्र में या विशेष रूप से उच्च कौशल वाले क्षेत्र में हानि हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्ग्राफिया एक है पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता या अभिव्यंजक अक्षमता। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, जो मैंने बोला था ना, पढ़ाया था कि इसमें शॉर्ट में, अगर आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ शॉर्ट जो नोट है इसका ही रिवीजन करके चले जाना। तो उसको अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं कि डिस्ग्राफिया एक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लेखन अक्षमता। ठीक है, क्या होगा? लेखन अक्षमता इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुलिमिया नर्वोसा डैश है। एक भोजन संबंधी विकार, एक नींद विकार है, एक शारीरिक अक्षमता विकार है, या फिर एक प्रकार का तंत्रिका साध है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका आपका करेक्ट आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका भोजन संबंधी विकार। ठीक है, जो बुलिमिया नर्वोसा है ये क्या है आपका, एक तरह से ये आपका है एक भोजन संबंधी क्या है, ये विकार है जो इम्पोर्टेंट है आपका। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? हार्टमैन रोग, हैंसन रोग, हमफ्रेम रोग, या फिर हैरी रोग। कि कुष्ठ रोग जो है उसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हैंसन रोग के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हैंसन, किसके नाम से जाना जाता है? हैंसन रोग के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? एनी डाउट किसी क्वेश्चन में आपको? अगर हो तो बताना कमेंट बॉक्स। और जो आपका ये हैंसन रोग है ये क्या है? ये एक तरह से ये क्या है, पुरानी संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होती है। जो ये एक रोग है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ लो कि ये जो रोग है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है, के कारण क्या है होती है। और ये क्या है, एक संक्रामक बीमारी है। और इसमें क्या होता है, इस रोग में आपकी जो त्वचा होती है, जो आपकी परिधीय तंत्रियाँ होती हैं या ऊपरी श्वसन पथ होता है, ये सतह क्या हैं, ये अधिकतर प्रभावित होती हैं। और कुष्ठ रोग जो है प्रारंभिक अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक सभी उम्र में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही होता है, बड़ों को नहीं होता, या बड़ों को ही होता है, छोटों को नहीं होता। तो ये आपकी प्रारंभिक अवस्था से वृद्धावस्था तक किसी में भी ये रोग हो सकता है। और इस रोग का इलाज योग्य है, को प्रारंभिक उपचार से बचा जा सकता है, सबसे अधिक अक्षमता आती है। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि हैंसन जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई जो है इसके कारण होता है। ये एक तरह से संक्रामक बीमारी है आपकी। ओके, तो यहाँ होते हैं आपके क्वेश्चंस ख़त्म। तो यहाँ आपकी क्लास भी फिनिश होती है ये वाली। तो जितने भी क्वेश्चन कराएं वो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे हम इसमें। और ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे रिलेटेड देखना 101% आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ओके, जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।